हेलो फ्रेंड्स, एक और सेट के साथ मैं हाजिर हूँ। जीएस का सेट 50 प्रश्नों का एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो कि सभी परीक्षाओं में ये काम देंगे। चाहे वो आप बीपीएससी की किए होना तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, एसएसजीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, सभी में यह बहुत काम करने वाला है। ये जीएस का जो सेट हम तैयार करते हैं यूनिक है, ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस की जो आप तैयारी कर रहे हैं इसके लिए रामबाण का काम करेगा। एक एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी कैटेगरी से इसमें प्रश्न लिए गए हैं। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स की बात कर लें, जियो से प्रश्न लिए गए हैं, साइंस से प्रश्न लिए गए हैं, पॉलिटी से प्रश्न लिए गए हैं, हिस्ट्री से प्रश्न लिए गए हैं, सभी से प्रश्न लिए गए हैं। इसमें एक और बात दोस्तों, क्वेश्चंस कराने के साथ साथ डिस्कशन भी किया जाता है हर प्रश्न पर, हर ऑप्शंस पे, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पहला प्रश्न है, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पहला का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात कर लें, अगर हम इसकी, तो स्थापना इसकी कब हुई है? 1989 ईस्वी में हुई है, ठीक है। और ये भारत का चौथा परमाणु केंद्र था, ठीक है। परमाणु रिएक्टर कह सकते हैं या परमाणु विद्युत केंद्र कह सकते हैं, परमाणु विद्युत केंद्र, ठीक है। मात्र चौथा था, ठीक है। और सबसे पहले की अगर बात करें तो तारापुर है। प्रथम की बात करें, भारत में प्रथम कौन था? तारापुर। और इसकी स्थापना की बात कर लें तो कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। तो एक एक प्रश्नों को आप ध्यान से देखते जाएं। तो नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, ये भी ध्यान देना है। बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर में ये स्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। स्थापना 1989 ईस्वी में इसकी की गई है। भारत का चौथा परमाणु विद्युत केंद्र है। पहला की बात करें तो प्रथम तारापुर, जिसका स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। आगे देखेंगे, आग का बलय या फिर रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? रिंग ऑफ फायर, आग का बलय एक ही चीज होता है। ये कह सकते हैं ज्वालामुखी केंद्र है, ठीक है। आग का बलय इसे कहा जाता है और यह स्थित है प्रशांत महासागर में। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। आगे देखेंगे नंबर तीसरा सवाल, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप बताना है, ठीक है। एड्स का पूर्ण रूप बताना है। तो एड्स का पूर्ण रूप अगर आप देखें तो ये हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। और यह एक यौन संचारित रोग है। एड्स क्या है? यौन संचारित रोग है। और भी ब्लड ट्रांसफर करने से भी ये फैलता है। अगर पीड़ित व्यक्ति है, उसका ब्लड दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो भी यह फैलता है। लेकिन यह मेनली रूप से यौन संचारित रोग है। इसे क्या कहा जाता है? यौन संचारित रोग, ठीक है। तो इसे याद रखना है, बहुत भयावह बीमारी है। एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम कहलाता है। ये वायरल डिजीज है, वायरस है, ये एक तरह का वायरल डिजीज है। तो ये भी ध्यान देना है, एक एक चीजों को आप समझें, हर प्रश्न को समझें। आगे देखेंगे चौथा नंबर, संक्षिप्त रूप पीएसएलवी का। पीएसएलवी का अर्थ बताना है। पीएसएलवी मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देख लें, पीएसएलवी मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका सही जवाब हो जाएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन यूज करता है? तो इसरो यूज करता है। इसरो मतलब क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो इसका इस्तेमाल कब से शुरू किया है? 1993 ईस्वी से। कब से शुरू किया है? 1993 ईस्वी से पीएसएलवी का शुरुआत किया गया है। इसरो इसका शुरुआत किया है और ये बहुत सारे लॉन्च कर चुका है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बहुत को ले चुका है।
आगे देखेंगे 5वां नंबर सवाल ये है, एल नीनो शब्द है। एल नीनो किस चीज का शब्द है, कौन से भाषा का शब्द है, ये बताना है। तो एल नीनो जो होता है ये स्पेनिश शब्द होता है। इसका मतलब होता है छोटा लड़का, ठीक है, छोटा लड़का, ये स्पेनिश शब्द है। एल नीनो मतलब होता है छोटा लड़का। हालांकि एल नीनो जो है, एल नीनो की अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर में उठने वाली, प्रशांत महासागर में उठने वाली गर्म हवाएं हैं, ठीक है। क्या है, गर्म हवाएं हैं, ठीक है, गर्म हवा। एल नीनो एक प्रकार का गर्म हवा है जो कि प्रशांत महासागर में उठती है। एल नीनो शब्द स्पेनिश से लिया गया है जिसका अर्थ होता है छोटा लड़का। तो एक एक पॉइंट को हम समझाएंगे, एक एक पॉइंट को याद करना है। दोस्तों सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, रट्टा मारना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको तैयारी करनी है तो फिर आपको समझना होगा। समझेंगे, हर क्वेश्चन को समझेंगे, ऑप्शन को समझ लेंगे तो आपको याद रहने की गारंटी है। याद करने के लिए रट्टा हम नहीं मरवाएंगे, यहाँ पे सिर्फ याद करने की गारंटी देते हैं और याद करवा देते हैं। तो हर क्वेश्चन को सिर्फ आप समझते जाएं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से, तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा किसका रूप होता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा का रूप होता है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब आगे देखेंगे 7वां, एल्कोहल पानी से अधिक उड़नशील है। पानी से अधिक उड़नशील होता है एल्कोहल, ऐसा क्यों होता है, तो इसका जो क्वथनांक होता है वो पानी से कम होता है। एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो पानी से कम होता है, यही कारण है कि यह उड़नशील होता है और उड़ जाता है, ठीक है। 8वां देखें, मानव शरीर के संग में लसिका कोशिकाएं बनती है। लसिका कोशिकाएं जो बनती है ये दीर्घ अस्थि में बनती है। इसे भी आप याद कर ले, नोट कर ले। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, दीर्घ अस्थि में। और यकृत की बात कर लें तो सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में ये जानी जाती है, सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, शरीर में ये सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। तिल्ली, तिल्ली आप जानते होंगे, जिसे प्लीहा हम लोग कहते हैं, प्लीहा भी हम लोग कहते हैं। अब प्लीहा को क्या बोला जाता है, ये आरबीसी का कब्र, आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे हम लोग बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान भी हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, प्लीहा आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, जिसे तिल्ली हम लोग कहते हैं। अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय से HCl निकलता है, ये भी आप ध्यान रखें। अग्नाशय से और भी अंतःस्रावी ग्रंथियां निकलती है और बहिःस्रावी ग्रंथियां दोनों निकलती है, तो ये भी याद रखना है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियां इससे निकलती है, तो इसको याद करें, अग्नाशय। तो एक एक चीजों को आपको देखते जाना है, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ आपको देखना है। संविधान के अनुच्छेद 21 ध्यान से देखें, दिए गए जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके कितना तक, 35 तक क्या है, ये मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है हमें, मौलिक अधिकार यहीं से मिलता है, मौलिक अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 21 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। समता का अधिकार हम बता चुके हैं एक बार। समता का जो अधिकार होता है, समता का अधिकार ये होता है 14 से लेके 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक ये समता का अधिकार कहलाता है। जबकि अगर स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्रता का अधिकार की अगर हम बात करें तो ये 19 है, 20 है, 21 है और अनुच्छेद क्या है, 22 है। स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है 19 में है, 20 में है, 21 में है और 22 में है। तो यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो जीने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, बाकी जीवन साथी चुनने का अधिकार, निजता का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये 21 में नहीं है बल्कि 19 में है। ध्यान से इसको देखें, ठीक है। आगे देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कितने हैं, संविधान के भाग 4 में वर्णित है, ठीक है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहाँ है, संविधान के भाग 4 में। यह कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। आयरलैंड से यह लिया गया है संविधान से।
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के निर्देशक तत्वों को। और कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक ये मिलता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिलता है। और इसे लागू करने का जो दायित्व है या कर्तव्य है, कह सकते हैं, ये राज्य का है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कौन लागू कर सकता है? तो ये राज्य लागू कर सकता है। संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में वर्णित है। किस किस अनुच्छेद में है? तो 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद में यह वर्णित है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे देखेंगे 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ये चारों घटना है, चारों घटनाओं को एक एक करके हम बताएंगे। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं बता देना है, बल्कि एक एक चीजों को आपको समझाना है, आपके दिमाग में घुसाना है। तो दोस्तों पढ़ें और पढ़ें, ऐसे चैनल को चुनें, ऐसे वीडियो देखें जिससे आपका फायदा हो, लाभ हो। तो इस तरह के वीडियो देखें जिससे क्वेश्चन भी आप समझ जाएं और आंसर भी समझें। सिर्फ क्वेश्चन को देख के ही आप आंसर मार सकते हैं हर एक चीज़ों को। इस तरह के अगर क्वेश्चन रहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक के क्वेश्चन हम यहाँ पे बता देंगे। देखिए सबसे पहली घटना की अगर हम बात करें तो लॉर्ड लिटन का जो दिल्ली दरबार हुआ था, इसकी सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो ये 1877 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में हुआ था। और 1877 ईस्वी में इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए थे? तो महारानी विक्टोरिया जो थी, महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया था? भारत की सामग्री घोषित किया गया था। भारत की सामग्री घोषित किया गया था। ठीक है, घोषित किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे 1877 ईस्वी के, ये लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, और ये पहला दरबार था। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। प्रथम दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877 ईस्वी में। द्वितीय दिल्ली दरबार की अगर हम बात करें तो द्वितीय जो दिल्ली दरबार हुआ था ये हुआ था 1903 ईस्वी में। तृतीय सबको याद होगा, याद रखें, तृतीय सबको याद होगा, ये 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब एक एक चीजों को आप समझते जाएं। 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार हुआ था। अब यहाँ पे देखें दूसरा नंबर पे है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। ठीक है, 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह करने वाले कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू, दो भाई थे, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, ये दो भाई थे जो संथाल विद्रोह का लीड किए थे, नेतृत्व किए थे। और मेनली रूप से ये कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था, संथाल क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, संथाल क्षेत्र में, झारखंड में हुआ था, संथाल क्षेत्र में हुआ था। 1855-56 ईस्वी में हुआ था। दो देख लिए। अब प्रथम एंग्लो सिख युद्ध की चर्चा करें तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था 1845 ईस्वी, 1845-46 में हुआ था। ठीक है, याद रखना इस चीज को। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था वो 1845-46 में हुआ था। अगर द्वितीय युद्ध की बात करें तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1848-49 में। ठीक है, तो एक एक चीजों को आप नोट करते जाएं, कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था, आपको पता चल जाएगा। एल्बर्ट बिल जो विवाद हुआ था ये 1883 ईस्वी में हुआ था। 1883 ईस्वी में हुआ था। एल्बर्ट बिल विवाद में क्या हुआ था? रिपन एल्बर्ट बिल लाया था। ठीक है, इसमें कुछ वर्णित था, जैसे कि वकालत से संबंधित ये बिल था जिसको लाया था रिपन के द्वारा ये लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? रिपन के द्वारा लाया गया था। रिपन उस समय गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय कह सकते हैं। ये कौन था? ये लॉर्ड रिपन था। और एल्बर्ट बिल विवाद 1883। रिपन को एक और चीज बोला जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक। देखिए इसे भी आप याद रखें, स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को बोला जाता है। तो इसे भी आप याद रखें, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इसके आधार पे आप पता लगा लें कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। तो देखिए पहला जो हुआ 1877, 1855, 56 या 1845, 46, 1800, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि सबसे पहले हुआ था। ये चारों में सबसे पहली घटना कौन घटी थी?
तो ये घटी थी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो कि 1845-46 में हुआ था, और द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध की बात करें तो 1848-49 में हुआ था। उसके बाद की अगर हम चर्चा कर लें तो दूसरे नंबर पर संथाल विद्रोह है, जो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में किया गया था झारखंड के संथाल परगना में, ठीक है। तीसरे की अगर हम लोग बात कर ले तो लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार हुआ था जो कि 1877 ईस्वी में हुआ था, और यह प्रथम दिल्ली दरबार था। इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित की गई थी इसमें। द्वितीय अगर दिल्ली दरबार की बात करें तो 1903 ईस्वी में, और तृतीय की अगर बात करें दिल्ली दरबार की तो ये 1911 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आगे है डी इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था यह 1883 ईस्वी में हुआ था, और यह एक तरह का बिल था जिसे लाया गया था रिपन के द्वारा, और जिसका अंग्रेजों ने खूब विरोध भी किया था। रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। तो इन सारे पॉइंट को आप नोट कर लें, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे, देखिए 12 क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। सबसे पहले जानिए कि क्योटो है क्या। तो क्योटो जापान का एक शहर का नाम है, जापान का शहर का नाम है, ठीक है। क्योटो जापान का शहर का नाम है जहां पहला प्रयास किया गया था, पहला कह सकते हैं, गठन कह सकते हैं, ये 1997 ईस्वी में, याद रखना है 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित एक बैठक हुआ था, बैठक आयोजित किया गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित जो भी देश थे उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया था। जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल है, उसमें यह निर्णय लिया गया था ग्लोबल वार्मिंग में जो भी गैसें है, जो भी गैसें उत्तरदायी है, उन गैसों को क्या करना है, उत्पादन को कम करना है। तो ये जो स्थापित देश थे, कहने का मतलब है क्योटो प्रोटोकॉल में जो देश शामिल हुए थे उनके द्वारा यह एक कोशिश की गई थी जलवायु परिवर्तन के लिहाज से। तो आगे देखेंगे, अगला सवाल है 13 नंबर, भारतीय रंगमंच में यवनिका जिसको हम लोग पर्दा कहते हैं, शुभारंभ किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनानियों ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अब आगे देखेंगे 14 नंबर सवाल, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये चार ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलुवियल मिट्टी। एलुवियल मिट्टी को ही हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में सबसे ज्यादा, ये जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को ही खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। देखिए जो भी संघ सूची को रखा गया है, ये कौन सी सूची में रखा गया, अनुसूची में रखा गया है, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है। 7वीं अनुसूची में वर्णन मिलता है किस किस चीज का, संघ सूची का, संघ सूची का, राज्य सूची का, राज्य सूची का, और एक है संवर्ती सूची का, संवर्ती सूची का। ये वर्णन आपको कहाँ मिलेंगे, ये 7वीं अनुसूची में मिलेंगे, संविधान के 7वीं अनुसूची में मिलेंगे। संघ सूची में कितने विषय हैं, ये लगभग अब 100 विषय हो गए हैं, पहले 97 थे। राज्य सूची में 61 विषय हो गए हैं जबकि पहले 66 थे। संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे लेकिन अभी 52 विषय हैं। तो एक एक चीजों को आपको समझने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझने हैं। आप देखिए रेलवे जो होता है ये संघ सूची का विषय है, बैंकिंग भी संघ सूची का विषय है, सिक्का ढलाई का काम केंद्र सरकार का है, ये भी संघ सूची का है। तो मछली उद्योग जो होता है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा मछली उद्योग। अब देखिए 16 नंबर, 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। देखिए बहुत आसान है, ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता है इस तरह के प्रश्न को। सबसे पहले आप जानें कि 1 रुपया का जो नोट होता है, 1 रुपया का नोट, ये कौन जारी करता है, तो जारी करता है इसे वित्त मंत्रालय। कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। और इस पर जो हस्ताक्षर होता है, हस्ताक्षर जो होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, वित्त सचिव के द्वारा किया जाता है, वित्त सचिव, वित्त सचिव के द्वारा किया जाता है। 1 रुपया का नोट, याद रखना है केवल 1 रुपया का नोट जो कि जारी करता है वित्त मंत्रालय, और उस पर हस्ताक्षर किसका होता है, तो वित्त सचिव का होता है। बाकी के जितने भी नोट हैं, बाकी के जितने भी नोट हैं उसे जारी कौन करता है, तो आरबीआई करता है। कौन करता है, जारी आरबीआई जारी करता है, ठीक है, इसे याद रखें, आरबीआई जारी करता है बाकी के जितने भी नोट हैं 1 रुपया को छोड़कर। और हस्ताक्षर किसका होता है उस पर, हस्ताक्षर की अगर हम चर्चा कर लें तो आरबीआई गवर्नर का होता है,
आरबीआई गवर्नर का, ठीक है, याद रखना है आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, बाकी जितने भी नोट होते हैं जो आरबीआई जारी करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 रुपए के नोट पे आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, सिग्नेचर होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई है। राष्ट्रीयकरण इसका स्थापना की अगर हम बात कर लें, बता ही देते हैं 1935 ईस्वी। अगर राष्ट्रीयकरण की बात कर लें, राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात कर लें तो 1949 ईस्वी, दोनों सन को याद रखना है। तो 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, आंख बंद करके बता देना है, आरबीआई के गवर्नर का होता है, क्योंकि जितने भी नोट होते हैं 1 रुपया के अलावे वे आरबीआई जारी करता है और आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। बाकी 1 रुपया का नोट ही वित्त मंत्रालय जारी करता है और साइन भी वित्त सचिव करते हैं। 17 कहता है पृथ्वी से सूर्य क्या करता है, पर प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा निम्न रूप में प्राप्त करती है। तो पृथ्वी का काम है अवरक्त तथा ताप ऊर्जा को ग्रहण करना, ठीक है, सूर्य से ग्रहण करता है। अब आगे देखेंगे 18 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। लीग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में, जिसका मुख्य लक्ष्य था स्वशासन, ठीक है। और अगर पुणे की बात करें तो ये होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में भी इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन है। देखिए अगर आप पढ़ते हैं, जियो पढ़ते हैं तो इसको जरूर याद रखें गर्म जलधारा को। तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा की अगर बात कर लें तो ये गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो है ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। जबकि सुसीमा की बात करें तो ये गर्म जलधारा ही है, लेकिन ये है किसका, ये है प्रशांत महासागर का। प्रशांत ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है सुसीमा। हमबोल्ट की अगर बात करें तो ये ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है किसका है, प्रशांत महासागर का है। लेब्राडोर की अगर हम चर्चा करें तो ये भी ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है किसका है, अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर, तो इस चीज को याद रखना है आपको। गल्फ स्ट्रीम जो है ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, जो कि अगर सुसीमा की बात करें तो ये गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर का। एक है हमबोल्ट जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है और ये भी प्रशांत महासागर की जलधारा है। उसके बाद लेब्राडोर की बात करें तो ये ठंडी जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को देखने होंगे, एक एक चीजों को समझना होगा। आगे देखेंगे 20 नंबर, फ्यूज का जो तार होता है किसका बना होता है। फ्यूज का तार मिश्र धातु होता है और ये किस चीज का बना होता है, इसमें टीन और लेड का मिश्रण होता है, जिसके कारण फ्यूज का निर्माण होता है, फ्यूज के तार का निर्माण होता है। कॉपर और जिंक अगर मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, तब निर्माण होता है पीतल का। इसको हम लोग पीतल कहते हैं, ये मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। जबकि एल्युमिनियम और कॉपर अगर मिलता है तो एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का निर्माण होता है। तो एक एक चीजों को आप समझते जाएं, हर एक प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और प्रश्न जो इस तरह से हैं और इस तरह से डिस्कस होते जाते हैं, हर एक पॉइंट आपके लिए फायदेमंद है। क्लास मिस ना करें, ठीक है। अगर आपको लक्ष्य हासिल करने हैं तो इस तरह के वीडियो देखने होंगे, पूरे देखें, वीडियो को पूरा देखें। अगर पसंद आए तभी लाइक और कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें, ये मेरी पूंजी है, ठीक है। तो इसे आप जरूर करें। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए अब इस प्रश्न को हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कौन सा विकल्प असत्य है। असत्य की चर्चा है तो एक एक चीजों को समझेंगे कि कौन सही है कौन नहीं है। तो सबसे पहला यूनाइटेड इंडियन कमेटी WC बनर्जी के द्वारा ये स्थापित की गई है और इसकी स्थापना की गई थी 1876 ईस्वी में। तो इसे आप ध्यान से देख लें, यूनाइटेड इंडियन कमेटी जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे, WC बनर्जी थे। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा ही किया गया है। कब किया गया था, ये 1887 ईस्वी में की गई थी। तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है। अब आगे देखेंगे नंबर तीसरा,
एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष, इसके जो संस्थापक थे ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, बल्कि दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। और इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। तो ये सही है, बल्कि ये सही नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा यही, ठीक है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में की गई है, जबकि इसमें गलत आंसर दिया हुआ है। पूना सार्वजनिक सभा की अगर चर्चा कर लें तो एमजी रानाडे के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई है। कब की गई है? तो 1870 ईस्वी में की गई है। तो इसे भी आपको याद रखना है। यूनाइटेड इंडियन कमेटी डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा स्थापित की गई, 1876 ईस्वी में स्थापित की गई है। देव समाज जो कि शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा स्थापित की गई है, 1887 ईस्वी में। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया 1866 ईस्वी में। पुनः सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे के द्वारा 1870 ईस्वी में की गई है। तो एक एक चीजों को आपको समझना है, हर एक पॉइंट को। अब आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व के जल दिवस, ठीक है। तो इसका सही जवाब अगर देखें तो पहला ही इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च। देखिए, विश्व जल दिवस के लिए बैठक हुआ था 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, और वो दिन था 22 दिसंबर 1992 ईस्वी को क्या हुआ था? बैठक हुआ था विश्व का, कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। और इसमें एक निर्णय लिया गया था विश्व जल दिवस मनाने के लिए, जो कि 22 मार्च को मनाने के लिए निर्णय लिया गया था। और सबसे पहला बार अगर बात करें, प्रथम दिवस जो मनाया गया था प्रथम बार, तो यह कब मनाया गया था? ये 22 मार्च 1993 ईस्वी को यह मनाया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखें कि इस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 मार्च को सबसे पहला बार मनाया गया था, 22 मार्च 1993 ईस्वी को। तो सन याद जरूर रखें। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? एक एक चीजों को आप यहाँ पे समझें। आप जैसे ही आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। भाग 2 में क्या वर्णित है? ध्यान से देखें, भाग 2 में क्या वर्णित है? तो नागरिकता वर्णित है। क्या वर्णित है? नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है, मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 5 से 11, ये अनुच्छेद है 12 से 35। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जो कि 36 से लेके 51 तक वर्णित है। एक है भाग 5, इसमें है संघ का वर्णन, इसमें क्या वर्णन है? संघ का वर्णन है। और अनुच्छेद 124 से 129 तक न्यायपालिका का वर्णन मिलता है। 124 से 129 तक संघीय न्यायपालिका का वर्णन मिलता है, और इसका सही जवाब भाग 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट को जरूर आप देखें, सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर ध्यान नहीं देना है। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? मेरी सहेली जो शुरुआत किया गया है, ये भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है, खासकर आरपीएफ के द्वारा। आरपीएफ के द्वारा ये पहल प्रारंभ किया गया, मेरी सहेली। और मेरी सहेली किसके लिए है? ये महिलाओं के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। आरपीएफ इसे लाया है, शुरू किया है भारतीय रेलवे ने। 25 देखिए, निम्नलिखित किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट नामक पुस्तक लिखी है? बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। तो ये जो लिखी गई है, ये लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? ये बिल गेट्स के द्वारा 1999 ईस्वी में लिखी गई है। 1999 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी गई है, याद रखना है। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, इसके लेखक है बिल गेट्स। आगे देखें 26, सोनालिका कल्याण सोना। जैसे ही आप सुने किसकी किस्म है, तो ये गेहूं की किस्म है। इसमें बताने की और कुछ नहीं है। आगे देखें, सरकारी आयोग कब बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था? एक एक चीजों को आप समझ लें पहले। केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने को, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का पुनरावलोकन करने को, न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को जांचने को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों का पुनरावलोकन करने को। तो ये सारे ऑप्शंस में से आपका सही जवाब जो होगा वो केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। और इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था गठन किया गया था 1983 ईस्वी में। ये रिपोर्ट कब सौंपा था, ये भी आप समझ लें।
ये रिपोर्ट सौंपा गया था 1988 ईस्वी को। कब रिपोर्ट सौंपा गया था? 1988 ईस्वी को, जबकि 1983 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। आगे देखेंगे 28 राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। बेहद आसान है लेकिन इसे समझेंगे, ठीक है, क्यों मनाया जाता है। तो इसी दिन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को, 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी कब? 1950 ईस्वी को 25 जनवरी के दिन ही चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और इसी तारीख को 2011 ईस्वी से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया और 2011 ईस्वी से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब 29 देखेंगे, परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। थोरियम का प्रयोग किस हेतु किया जाता है ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा ईंधन के रूप में। यूरेनियम और थोरियम का जो प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में, ये ईंधन के रूप में किया जाता है। एक यूरेनियम का भी आप नाम सुने होंगे, यूरेनियम नहीं मिलने पर ही थोरियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नियंत्रक क्षार के रूप में अगर हम बात करें तो ये कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मंदक रूप में अगर बात करें तो भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ये मंदक के रूप में काम करता है, ग्रेफाइट और भारी जल। नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, कैडमियम धातु का, जबकि ईंधन के रूप में यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखें। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? मात्रक हम बताए हैं याद रखने के लिए, सभी मात्रक को आप रट जाएं। तो न्यूटन सेकेंड जो होता है ये संवेग का मात्रक होता है। गुरुत्व त्वरण की अगर हम बात करें तो मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है, ठीक है, इसको याद रखना है गुरुत्व त्वरण का। पाराध्वनिक गति का अगर हम बात करें तो इसका जो यूनिक होता है, यूनिटी होता है, ये मात्रक जो होता है वो मैक होता है। ज्योति फ्लक्स की अगर बात करें ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन, ठीक है। ज्योति फ्लक्स का क्या है? ल्यूमेन। मैक है पाराध्वनिक गति का, त्वरण गुरुत्व त्वरण का m स्क्वायर है और न्यूटन सेकेंड का संवेग है, ये याद रखना है। अब आगे देखेंगे 31 नंबर सवाल, रबर आसानी से किसमें घुलता है? तो रबर जो आसानी से घुलता है ये कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। इसके लिए इतना ही बस। आगे देखेंगे 32 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करती है या नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा? तो ये अनुच्छेद 164 है। जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के शपथ के लिए बुलाते हैं। अनुच्छेद 164 में यह वर्णित है। आगे देखेंगे बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सबसे पहले जान लें कि कितने सीट हैं। 243 विधान सदस्यों की संख्या है। कितना सदस्यों की संख्या है? 243 सदस्यों की संख्या है। इसकी संख्या की अगर हम बात करें तो 243 है। 243 में से 38 जो है ये अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए ये रिजर्व है, एससी के लिए रिजर्व है, ठीक है। एससी के लिए रिजर्व है 38 सीट, जबकि 2 सीट जो है ये है अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति जिसे हम लोग एसटी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उसके लिए 2 सीट आरक्षित है। यानी कि कहने का मतलब है कि 38 2 40 सीट क्या है? आरक्षित है, आरक्षित सीट है। इसे याद रखें, आरक्षित सीट कितने हैं? 40 है। तो 243 में अगर हम 40 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 203 सीट, ठीक है, 203 सीट। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा 203 सीट जो है अनारक्षित सीटों की संख्या है। आगे देखेंगे बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी स्थित है ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसमें और कुछ ज्यादा जानने की नहीं है। आगे देखें 35 आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? आपातकाल कहाँ वर्णित है बताएं? ये हम करवा चुके हैं। 352 से लेके अनुच्छेद 360 में वर्णित है आपातकाल। और आपातकाल 352 में जो वर्णित है ये आंतरिक विद्रोह कर सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह कर सकते हैं,
बाहरी आक्रमण के कारण यह आपातकाल लगाया जाता है। ये 3 बार लगाया जा चुका है अभी तक भारत में। 356 में राष्ट्रपति शासन है, जब किसी भी राज्य में वहां का शासन अनियंत्रित हो जाता है तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो जब भी आपातकाल लगाया जाता है तो राज्य में विधानसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है 6 माह के लिए। ये याद रखना है, 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब 36 नंबर सवाल देखेंगे, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई। तो ये आसान है, 53 मीटर इसकी ऊंचाई है बिहार की। आगे देखेंगे 37 डैश पर एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम जैसे ही समझे तो ये किससे संबंधित है? गैस से संबंधित है। गैस पर ही एवोगाड्रो के नियम का लागू होता है। भारत के किस शहर में सर्वाधिक रामसर साइट है? किस शहर की बात कर रहे हैं? ये राज्य भी कह सकते हैं, यहाँ पे राज्य कह सकते हैं। तो पहले उत्तर प्रदेश था, पहले क्या था? उत्तर प्रदेश था, लेकिन ये चारों ऑप्शंस में वो ऑप्शंस नहीं है तो हम एक ऑप्शंस बना देते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक रामसर साइट यहाँ पे है, 14 रामसर साइट है। जबकि उत्तर प्रदेश में अब कितना है? 10 रामसर साइट है, जबकि तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है। इस लिहाज से तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट है। रामसर साइट क्या है? रामसर जो है ये कहाँ है? ये ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर है रामसर साइट। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और है जिसके लिए हम बताएंगे आगे चल के रामसर साइट के लिए। आगे देखें 40 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष। तो रेखा शर्मा लगातार है ये। इसे आगे देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड को बदलकर, ये जो काकोरी कांड हुआ था इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? काकोरी षड्यंत्र सेल ट्रेन एक्शन। ये है आंसर, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम किया गया है। और ये कब घटित हुआ था? ये 1925 ईस्वी को घटित हुआ था। इसके लिए रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे 41, 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जापान में किया जाएगा। इसका सही जवाब जापान हो जाएगा। अगर 19वां अगर पूछ ले तो 19वां ये 2022 में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। इसे भी याद रखना है। भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जानते हैं? शून्य मील केंद्र, और ये है नागपुर। भौगोलिक केंद्र के नाम से भी यह जाना जाता है। भारत का भौगोलिक केंद्र इसे कहा जाता है। शून्य मील केंद्र भी इसे कहा जाता है, नागपुर को। आगे देखेंगे, निम्न कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है? कांडला, हल्दिया, चेन्नई, विशाखापट्टनम। कृत्रिम जो है वो चेन्नई है, बाकी जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। आगे देखेंगे, रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? सबसे पहले इसकी शुरुआत जो की गई है 1971 ईस्वी में रामसर से की गई है। रामसर कहाँ है? अभी हम बता चुके हैं, ये ईरान में है। ठीक है, रामसर से शुरुआत की गई है 1971 ईस्वी में। भारत इसमें शामिल हुआ था 75 में, लेकिन जो हस्ताक्षर किया था 1 फरवरी 1982 ईस्वी को भारत इस पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अभी रामसर साइटों की संख्या भारत में कितनी है? ऐसे तो पूरे विश्व में 2000 से अधिक हो गया, लेकिन भारत में अगर रामसर साइटों की संख्या की बात करें तो कितना है? 75 है। 2023 में यह आंकड़ा 75 तक पहुंच चुका है। सर्वाधिक अभी हम बता चुके तमिलनाडु में है। आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सिर्फ ये बताना है। तो मौलिक अधिकार हम बता चुके हैं कि बार बार हम रिपीट कर रहे हैं और बार बार रिपीट हो भी रहा है, तो आप इस चीज को समझें कैसे कैसे क्या करना है। मौलिक अधिकार का जो वर्णन मिलता है ये भाग 3 में मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन मिलता है, जबकि मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है ये वर्णन है कहाँ? भारतीय संविधान का भाग 4 के क में इसे रखा गया है, मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, उसके बाद निर्वाचन को रखा गया है जो कि भाग 15 में वर्णित है। भाग 15 में, भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधित है। आपात उपबंध जो है ये भारतीय संविधान का भाग 18 में वर्णित है, आपात उपबंध। आगे 46, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये है शाहजहां। स्थापत्य कला का इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, शाहजहां का शासनकाल। अब देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था, ये तो सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ये भी सही है।
बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी को किया गया था और इसका नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। ये भी सही है। पूना पैक्ट 1931 को नहीं हुआ था बल्कि 1932 ईस्वी को हुआ था, अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये हुआ था। महात्मा गांधी पूना पैक्ट के नाम से ये जाना जाता है। 1932 ईस्वी में ये हुआ था। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसे भी याद रखना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। ठीक है, इसे भी याद रखें। अगला 48 नंबर सवाल, समाचार दर्पण के संस्थापक पूछ रहे हैं, तो ये जेम्स आस्तम हिक्की हो जाएंगे। आगे देखें 48-49, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? देखिए फर्स्ट टाइम है इसका, दूध और पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। आज का अंतिम सवाल है, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाली कोशिका निम्न में से कौन नहीं है? तो ये प्लास्टिड्स ही हो जाएंगे। तारक केंद्र दोनों में होते हैं, लाइसोसोम दोनों में होते हैं, रसधानियां भी दोनों में होते हैं, लेकिन प्लास्टिड्स जो होते हैं पादप में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हर एक वीडियो का जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर तैयारी मन से करना है तो ज्वाइन भी करना है। जय हिंद।